गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपका नया टॉपिक डीसी सर्किट एनालिसिस का, जिसको हम लोग कहते थे नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बताया गया कि यदि कोई भी लीनियर बायलैटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तो उसको हम लोग उसका रूपांतरण कर सकते हैं एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में जुड़ा होगा एक नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स के साथ। ठीक, ये बताया गया था उसके स्टेटमेंट में। This theorem states that any linear bilateral complex network can be transformed into in a Norton equivalent resistance in parallel with Norton equivalent current source. Clear? अब आगे की बात करेंगे हम लोग कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने जाते हैं तो उस टाइम हमारा आर एन क्या चीज होता है, आई एन क्या होता है और आर एल क्या होता है। तो RL आपको बताया गया कि RL कुछ नया नहीं होता है। RL उस सर्किट का वो रेजिस्टेंस होता है जहां पे आपको समथिंग कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है क्वेश्चन के अनुसार। और RN भी कुछ नया नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, R इक्विवेलेंट, जिसको आप समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। लेकिन कहां से? हमेशा लो टर्मिनल साइड से। हमेशा कहां से? लो टर्मिनल साइड से। लेकिन ये वैल्यू कब देगा? जब आप सारे सोर्सेज को एक साथ डीएक्टिवेट कर देंगे और लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन कर देंगे। उस टाइम जो भी आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट होकर के मिलेगा वही उस सर्किट का नॉर्टन रेजिस्टेंस कहलाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे आईएससी की, आईएन की, जिसको नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स कहते हैं। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स भी कुछ नया नहीं है, जिसको आप शॉर्ट सर्किट करंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम आईएससी के फॉर्म में नोट करते हैं। वही है आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। लेकिन ये वैल्यू मिलेगा कब? ये वैल्यू उस सर्किट में तब मिलेगा जब आपको आप क्या करेंगे, उस दिए हुए सर्किट में सारे सोर्सेज को एक साथ एक्टिवेट कर देंगे और लोड टर्मिनल को, लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो उस लोड शॉर्ट रेजिस्टिव टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद उस शॉर्ट टर्मिनल के थ्रू फ्लो करने वाले करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। ठीक, शॉर्ट सर्किट करंट मिलता कहाँ है, यह कहाँ होता है, ये बता दिया गया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये जानेंगे कि कैलकुलेशन करते टाइम हमको क्या देखना है कि जब हम लोग सर्किट में चेंजेस कर देते हैं सारे सोर्सेज को एक्टिवेट करने और लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद, तो जो हमारा नया सर्किट मॉडिफाई होकर के बनता है, तो उस टाइम देखते हैं कि कितने मेश का सर्किट बन रहा है। ठीक, तो जितने भी मेश का सर्किट बनेगा उसमें हम लोग मेश मेथड की हेल्प से उसमें क्या कर देंगे, सारे मेसेज में केवीएल अप्लाई करते हुए हम लोग नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार कर लेंगे जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ मेसेज के बराबर। ठीक, और उसके सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ मेसेज के जो अननोन करंट होंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको ये देखना रहता है वहां पे कि वो शॉर्ट सर्किट वाला ब्रांच कहाँ पे पड़ रहा है। अगर मेश 1 में पड़ रहा है तब तो मेश 1 का जो अननोन करंट को जो आपने नोन कर लिया वही उस शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू होगी। अगर मेश 2 में पड़ रहा है तो उस टाइम वो मेश 2 का जो अननोन करंट था जिसको आपने नोन कर लिया है वही उस शॉर्ट सर्किट के ब्रांच से होकर के फ्लो करेगा, इसलिए उस शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू उस मेश 2 के करंट के बराबर होगा। इसी तरह अगर मेश 3 में पड़ रहा है शॉर्ट सर्किट ब्रांच तो मेश 3 का भी जो करंट की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी वो शॉर्ट सर्किट करंट के वैल्यू के बराबर। लेकिन अगर मेश 1 या मेश 2 या मेश 3 पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद आपको ये भी देखना कि वो इंडिविजुअल पढ़ा कि दो मेश के बीच में पढ़ा। अगर दो मेश के बीच में पढ़ा मतलब आईएससी ऐसे जगह है जहाँ पे वो मेश 1 के साथ भी अटैच है और मेश 2 के साथ, या आईएससी ऐसे जहाँ पढ़ रहा है जहाँ पे वो मेश 2 के साथ भी अटैच है और मेश 3 के साथ, तो या आईएससी ऐसे जहाँ पढ़ रहा है कि वो मेश 3 के साथ अटैच होने के साथ साथ 1 के साथ भी अटैच है, तो उस टाइम जो आईएससी होगा वो उस सिंगल मेश करंट के बराबर नहीं होगा। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो आईएससी होगा वो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, दोनों मेसेज के रिजल्टेंट करंट के बराबर होगा। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक,
तो एक सर्किट हमने ले रखा है जहाँ पे एक हमारा 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स, मतलब दो सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज एक करंट, और उसमें 4 रेजिस्टेंसेज जुड़े हुए हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम का। और इस कोई पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम के लिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट करंट इन 8 ओम बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ठीक, तो अब हमने बताया कि जब भी हम नॉर्टन से क्वेश्चन करने जाएंगे तो 3 डाटा को नोट करेंगे या उसको कैलकुलेट करेंगे, RL, RN और IN। अब बात करें RL, तो RL की पहचान करना हमने बता दिया कि RL उस गिवन सर्किट का वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, उस सर्किट का वो रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे आप समथिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन में कहाँ कैलकुलेशन करना है, करंट इन 8 ओम, यानी कि 8 ओम में कैलकुलेशन करना करंट, यानी कि जो सर्किट का 8 ओम का रेजिस्टेंस है वही उसका उस सर्किट का RL होगा, लोड रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। अब बात करेंगे RN की, तो RN के लिए फॉर RN के लिए क्या चेंजेस बताए गए थे आपको, RN के लिए ये चेंजेस बताए गए थे कि सारे सोर्सेज को एक साथ आप डीएक्टिवेट करेंगे और लोड रजिस्टर टर्मिनल को ओपन करेंगे, और उस ओपन लोड रजिस्टर टर्मिनल से जो भी आर इक्विवेलेंट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए पहला वोल्टेज सोर्स इसको शॉर्ट कर देंगे, ये रेजिस्टेंस है इसको एज इट इज लगा देंगे, ये रेजिस्टेंस है इसको एज इट इज लगा देंगे, यहाँ करंट सोर्स टर्मिनल है इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसको लगा देंगे, और यहाँ पे ये लोड रजिस्टिव टर्मिनल है इसको ओपन कर देंगे। यहाँ की वैल्यू 2 ओम है नोट कर लिया, यहाँ की वैल्यू 4 ओम है नोट कर लिया, यहाँ की वैल्यू 6 ओम है नोट कर लिया, और यहाँ से आर इक्विवेलेंट है ये नोट कर लिया। ठीक, हाँ जी, ये हो गया आपका 2 4 6। ठीक, अब यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट देखना है, तो आर इक्विवेलेंट देखने का तरीका क्या है कि जिस टर्मिनल से आपको आर इक्विवेलेंट देखना होता है तो वहाँ पे 2 टर्मिनल के छोर होते हैं, तो किसी एक सोर्स से करंट फ्लो करा करके चेक करेंगे और दूसरे टर्मिनल तक वो करंट लाने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ से चलेगा तो करंट क्या होगा, इसमें ब्रेक होगा, तो इधर क्या है पाथ ओपन है तो इधर करंट नहीं जाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा करंट इधर पास हो जाएगा, इधर से ये इधर आ जाएगा। तो इस सर्किट के लिए जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 6 होगा, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट का वही इस सर्किट का RN है जिसकी वैल्यू 6 ओम है, यहाँ पे नोट कर लेंगे हम सिंपली। क्लियर, अब बात करेंगे फॉर IN। IN के लिए क्या चेंजेस बताया गया आपको, IN के लिए आपको ये बताया गया जो सोर्सेज हैं एज इट इज रहेंगे, बस करना क्या है आपको, जो लोड रजिस्टिव टर्मिनल है, तो लोड रजिस्टिव टर्मिनल कौन सा है, लोड रजिस्टेंस 8 है, टर्मिनल ये है, तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, शॉर्ट कर देंगे। मिलाने का मतलब शॉर्ट कर देना। करंट सोर्स की वैल्यू 5 एम्पियर थी नोट कर लिया, इसकी वैल्यू 6 ओम था नोट कर लिया, इसकी वैल्यू 4 ओम था नोट कर लिया, इसका वैल्यू 2 ओम था नोट कर लिया, और इसका वैल्यू 20 वोल्ट था ये भी नोट कर लिया। ठीक, ये सारा डाटा नोट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट करंट आपको मिलता कहाँ है या कहाँ दिखाते हैं, जिस ब्रांच जिस लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को शॉर्ट कर रखा, मतलब इस यहाँ मिला रखा है, तो इस टर्मिनल से जो भी करंट पास होगा उसी को शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, जो कि नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट कहलाता है। ठीक, अब हमने बताया जब आप शॉर्ट कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कितने मेष बन रहे हैं, 1 2 3 मेष बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसका यूज करते हैं, मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ का, मेश एनालिसिस मेथड का। तो पहला मेश है, ये दूसरा मेश है, तो दूसरे मेश का करंट I2 मान लिए, पहले मेश का करंट I1 मान लिया, और तीसरे मेश का जो करंट होगा उसको I3 मान लिए। अब मेश एनालिसिस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडिफाइड मैसेज का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस कर करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा मेश है तीनों मेश में से 1 2 3 में से कि जो आपका
लूप विद करंट सोर्स है। क्या है, एक आपके पास ऐसा मेश है जो कि लूप विद करंट सोर्स है। तो कौन सा वो मेश है, मेश 2, क्योंकि करंट सोर्स इसी में पड़ रहा है। तो हमने बताया था ऐसे मेश में क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब केवीएल अप्लाई नहीं करते तो उस मेश की करंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो उस मेश में पड़ने वाला जो करंट सोर्स होगा उस मेश के अननोन करंट के बराबर होगा, लेकिन या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तो निगेटिव साइन के साथ। तब कब पॉजिटिव, जब दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपके माने हुए करंट डायरेक्शन के सेम होगा तब पॉजिटिव, अगर अपोजिट होगा तब निगेटिव। तो इसकी यानी कि मेश 2 के करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, ठीक, लिख लिए। अब केवीएल लगेगा कहाँ, पहले में और तीसरे में लगा लेंगे। तो लिखेंगे क्या, अप्लाई केवीएल इन मेश फर्स्ट। तो फर्स्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2I1 -4I1 प्लस 4I2 माइनस, प्लस क्यों यहाँ पे, क्योंकि जो I2 का डायरेक्शन होगा, हम एनालिसिस कैसे करें मेश 1 की, क्लॉकवाइज में। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ साइड में लिख लेंगे, क्लॉकवाइज एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम, और क्लॉकवाइज, लेकिन I2 हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो जब हम 4 के लिए हम एनालिसिस ऊपर से नीचे और I2 नीचे से ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ प्लस, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ये हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू हमको पता है 5, तो उसको रख देंगे -6I1 +20 4 की वैल्यू, I2 की वैल्यू 5 रख दिए, 20 हो गया, इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40/6, यहाँ -I1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 40/6 की वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा, 6 6 36, फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे यानी कि 6.666 इस तरह से चला जाएगा। तो इसको आप 6.667 एम्पियर कह सकते हैं। इसी तरह अब 3 में केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल इन मेश थर्ड, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। इसमें केवीएल लगा के देखें क्या लिखेंगे, -6I3 और +6I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -6I3 की वैल्यू -6I2 हो जाएगी, की बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो I3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, और I2 की वैल्यू है कितनी, 5 एम्पियर है। क्लियर है, फिर से देख लें, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा -6I3 और फिर +6I2, उधर चला गया, -6I2 हो जाएगा, तो माइनस से -6 कैंसिल हो जाएगा, I3 यानी कि इतना आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ISC पढ़ किस मेश में रहा है, तो ISC किस मेश में पढ़ा, 3 में पढ़ रहा है। तो जो मेश 3 का करंट है, जो मेश 3 का नोन करंट है, जिसको आपने नोन कर लिया, अननोन करंट क्या था 3, और नोन क्या कर लिया कि I2 के बराबर, I2 की वैल्यू 5 है, तो ये इस मेश 3 के करंट के बराबर होगा, वो ISC जिसको हम IN कह रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, 5 एम्पियर के बराबर होगा। तो ये वैल्यू न्यूमेरिक नोट कैलकुलेट कर लिए। ये 3 डाटा ही जरूरी होता है, आपने तीनों निकाल लिया। जब ये तीनों निकल जाएगा तब लिखेंगे क्या, नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनता कैसे है, एक करंट सोर्स बनाएंगे, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, उस करंट सोर्स को IN कहते हैं, उस पैरेलल रेजिस्टेंस को RN कहते हैं। IN की वैल्यू हम 5 निकाले हैं, 5 एम्पियर, RN की वैल्यू हम निकाले हैं 6.6 निकाले हैं, शायद 6 निकाले हैं, जी 6 निकाले हैं। और यहाँ पे फिर इस टर्मिनल पे ला करके उस लोड रेजिस्टेंस को लगा देंगे, जिसको हम हटा के सारा कैलकुलेशन किए, किस
कौन सा सारा कैलकुलेशन जो इस डाटेड पोर्शन में है। क्या इस डाटेड पोर्शन में है, आई एन और आर एन। ठीक, तो यहाँ देखें, यहाँ पे भी आर एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने आर एल को हटा के देखा है, और यहाँ पे भी हमने आई एन को निकालने के लिए आर एल को हटा के देखा है। कहने का मतलब इस जो पूरा सर्किट है, ये इसको हटा कर करके जो भी डाटा हमको रेजिस्टेंस के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में मिलेगा, उसको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। और जब पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो इस टर्मिनल पे फिर से वही रेजिस्टेंस को ला करके कनेक्ट कर देंगे, जिसको हटा करके सारा कैलकुलेशन किए हैं। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है, तो हमने बताया था, या तो जो वैल्यू आती है वो किससे आती है, डिवाइडर रूल से। डिवाइडर रूल कैसे लगाते हैं, टोटल करंट ही है, डिवाइड होगा आर एन में और आर एल में, तो डिवाइडर रूल क्या कहता है, करंट डिवाइडर टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। यहाँ निकालना तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एन इंटू आर एन और डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। तो या तो हमने बताया था इसको एज ए फार्मूले के तौर पे याद कर लीजिए, या तो आपको अगर करंट डिवाइडर रूल परफेक्ट हो गए हैं वो लगाना, तो उसको करंट डिवाइडर रूल लगा लीजिए। कब लगाएंगे, जब ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे तब, क्योंकि हर इस मेथड के थ्रू एनालिसिस करने के बाद आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा लास्ट में बनाना है। तो जब ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आई एन की वैल्यू 5 है, आर एन की वैल्यू 6 है, और आर फिर यहाँ इस तरह से रख देंगे, तो 30 डिवाइडेड बाई 14 हो गया, तो 14 टू जा 28, पॉइंट टू बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 होगा, फिर 14 वन जा 40, फिर कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, फिर पॉइंट लगा ही हुआ, फिर जुड़े पड़ेगा, तो यानी कि 60 हो जाएगा। तो 14 4 जा शायद 56, क्लियर, यानी कि 15 4 जा लगा देंगे। इसी तरह बढ़ता जाएगा, मतलब नियर अबाउट कितने एम्पियर आ जाएगा। मान लीजिए इसी तरह पूछता है कि वोल्टेज अक्रॉस, क्वेश्चन में थोड़ा एक लाइन और बढ़ा हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम बताइए, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, BL, तो BL मतलब IL इंटू RL। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन IL की वैल्यू 2.14, RL की वैल्यू 8 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32, 8 4 जा 32, 3 बचा आपका, फिर आपके बाद 8 1 जा 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ 11 कर लेंगे, और 8 2 जा 16, और यहाँ पे 11 हुआ था तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 पॉइंट इतना 12 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पावर पूछा है, पावर ड्रॉन, पावर कंजप्शन पूछ रहा है इन ए टू, इसके लिए क्या है, PL बराबर IL स्क्वायर इंटू RL। IL की वैल्यू निकालनी, 2.14 का स्क्वायर कर लीजिएगा, RL का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा, RL कितना है 8 है, मल्टीप्लाई कर लिए, जितना आएगा उतना वाट नोट कर लेंगे हम लोग। इस तरीके से एक गिवन सर्किट की, एक गिवन DC सर्किट के एनालिसिस हम लोग नॉर्टन्स मेथड से कर लेंगे। तो तब तक आप लोग इसको एक बार एनालिसिस 5 मिनट देखिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक।
तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार नए सिरे से ढंग से इसको समझ लिया होगा। बाकी कोई डाउट होगा तो इसको हम फिर से अब दूसरे व्यू से दिखा रहे हैं कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके से सर्किट डायग्राम से हमें क्वेश्चन इस तरीके से आपका कि कैलकुलेट करंट इन 6 ओम रजिस्टर बाय नॉर्टन थ्योरम। तो पहले तो ये डाटा सब चेंज हो जाएगा, तो इसको इरेज कर लिया हमने। लेकिन आपको कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी सर्किट हो, आपको इन्हीं 3 डाटा पे ध्यान देना है। ये कैलकुलेशन हो गया तो बाकी का आंसर आ गया। तो अब बात करेंगे आरएल का। तो आरएल किसको कहते हैं? जहां पे समथिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो समथिंग कैलकुलेशन 6 में करना, तो सीधे नोट कर लिया आरएल की वैल्यू दिस। अब आपको अगला कैलकुलेशन आरएन है, तो आरएन के लिए क्या बताया? फॉर आरएन सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट करते हुए लोड टर्मिनल को ओपन कर देना है। तो सोर्स तो ऑलरेडी आपने डीएक्टिवेट कर रखा, 20 वोल्ट था, वोल्टेज सोर्स था इसलिए शॉर्ट, करंट सोर्स था इसलिए ओपन। लेकिन इस बार लोड रेजिस्टेंस चेंज हो गया। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6 ओम है और 8 ओम एज इट इज आ जाएगा। तो 6 ओम है तो इसलिए लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया। अब आर इक्विवेलेंट यहां से नहीं, यहां से देखना है। यहाँ लोड रजिस्टिव टर्मिनल जुड़ा है, यहाँ से देखेंगे तो करंट यहाँ से जब चलाएंगे तो यहाँ ब्रेक होगा, इधर ओपन है, पाथ नहीं जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा। यानी कि इस केस के लिए जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 8 ओम के बराबर होगा। और जो 8 ओम होगा आर इक्विवेलेंट, उसी को हम आर एन कहेंगे, जिसकी वैल्यू 8 ओम होगा। ठीक, तो यहाँ पे नोट कर लिया आर एन की वैल्यू 8 ओम। अब आई एन के लिए बात करेंगे। आई एन के लिए क्या चेंजेस बताए गए हैं कि आई एन के लिए आपको बस इतना ही चेंज करना है कि सारे सोर्स तो एक्टिव है ही है सर्किट डायग्राम में, बस लोड रजिस्टिव टर्मिनल को शॉर्ट करना है। इस बार लोड रजिस्टिव टर्मिनल कौन सा है? 6 ओम है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट इन द सेंस ये इस तरह से मिला देना है, और जो 8 ओम है उसको एज इट इज जोड़ देंगे, जैसा था इस सर्किट में जैसा था वैसा जोड़ दिए। बाकी केवल इस 6 ओम को हमने मिला दिया। अभी भी इस सर्किट में कितने मेष तैयार हो रहे हैं? 3 मेष तैयार हो रहे हैं। अब तीनों मेष में केवीएल लगाना है, लेकिन केवीएल लगाने से पहले आपको ऐसा ये सोचना है कि कोई मेष ऐसा तो नहीं कि जो लूप विद करंट सोर्स है मेष एनालिसिस मेथड के दौरान। लूप विद करंट सोर्स कौन सा? मेष 2 है, तो जो मेष 2 में दिया हुआ करंट सोर्स है उस माने हुए करंट के बराबर होगा। लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, तो डायरेक्शन में आपने चेक किया कि दी माने हुए करंट का डायरेक्शन और दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसलिए I2 की वैल्यू 5 एम्पियर लिख लिए, फ्रॉम फिगर हो गया। अब अप्लाई हम केवीएल करेंगे, एक बार मेष 1 में और एक बार मेष 2 में। अब बात करेंगे ये कि हम लोग अब इस केस में आईएससी कहाँ दिखाएंगे। तो केस कोई भी हो, तो जिस टर्मिनल को आप शॉर्ट करेंगे, जैसे इस बार 6 लोड है इसको शॉर्ट कर दी, तो आईएससी यहाँ दिखाएंगे। ठीक, तो अब मेष 1 में केवीएल लगाएंगे, तो मेष 1 में केवीएल लगाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, -2i1 लिखा ही हुआ है, -4i1 ये भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ से +4i2 ये भी लिखा हुआ है, +20। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? -6i1। I2 की वैल्यू रख दिए हम, तो क्या नाम है, यहाँ 20 हो गया। ठीक, ये I1 की वैल्यू आ गई -40/6 और माइनस इधर का कैंसिल, तो 6.6 आ गया। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है ना जी। अब हम लोग फिर कहाँ केवीएल लगाएंगे? 3 में लगाएंगे, तो 3 का केवीएल क्या कहेगा? अब 6 वाला गायब है, अब क्या लिखेंगे? -8i3, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो I3 की वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे नाउ IN और ISC इक्वल टू, तो IN ISC कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ रहा है। इसका डायरेक्शन कहाँ दिखाए हैं आप? नीचे दिखाए हैं। तो ये अब मेष 2 और मेष 3 के बीच में पड़ रहा है, तो अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि IN बराबर I2 या IN बराबर I3। अब ये IN और I2 के रिजल्टेंट सॉरी IN क्या होगा? I2 और I3 के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो ISC किधर दिखाए? नीचे दिखाए, तो जिस डायरेक्शन में उस करंट होगा I2 ISC, उसके डायरेक्शन में जो करंट होगा प्लस में और दूसरा वाला माइनस में, तो I2 माइनस I3 हो जाएगा। I2 का वैल्यू आपने दिया हुआ 5 - 0 यानी कि 5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ फिर नेक्स्ट लिखेंगे नाउ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे आपने नोट कर लिया IN इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक, अब बात करेंगे RN कितना है? RN इस बार 8 है,
Rn 8 है और RL कितना इस बार 6 है। ठीक, अब यहाँ पे डाटा चेंज कर देंगे। In की वैल्यू 5 लिख दिया, Rn इस बार कितना है 8 है, 8 लिख लिया और ये ठीक है। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और जब 40 हो जाएगा तो 40 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 14 2 जा 28 और 40 3 जा 42, यानी कि 2 टाइम्स जाएगा। तो 28 करेंगे बचेगा कितना आपके पास 12। तो 12 में पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो कितने टाइम्स आएगा 14 7 जा 98 और 14 8 जा आपका हो जाएगा 112 और 120 हो रहा है, तो यानी कि कितनी बार जाएगा 8 जा जाएगा, मतलब 2.8 समथिंग 2 मान ले रहे हैं इतना जाएगा। तो ये इतना एम्पियर हो गया। वोल्टेज पूछेगा तो इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा, पावर पूछेगा तो इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे 8 ओम के लिए 6 ओम के लिए। तो तरीका वही है, बस आपको समझना है, थोड़े से समझने का फेर है, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। चलिए तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग कल, इसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी मच, थैंक यू।